नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। धर्मनगरी हरिद्वार युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के साथ बातचीत की और दावा किया कि बीजेपी की सरकार युवाओं की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है। सीएम धामी का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ युवाओं को पहुंच रहा है। सरकार से युवा बेहद खुश हैं, जिस पर विपक्ष ने सवाल दाग दिए हैं। आखिरकार क्या है वो सवाल, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। भारत की ओर देख रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पूरी दुनिया का डिविडेंड डेमोग्राफी का सबसे अग्रणी पंक्ति का राष्ट्र है, जहां आज 65% से अधिक आबादी हमारी 42 वर्ष से कम के लोगों की है, यानी कि युवाओं की है। इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे युवा भारत का वर्तमान भी हैं और भारत का भविष्य भी हैं। नियत साफ है। दूसरी ओर वे लोग हैं जिन्होंने कई दशकों तक इस देश पर राज किया है। इन लोगों ने वर्षों तक सत्ता में रहकर केवल युवाओं के सामने घोटाले, भ्रष्टाचार और खोखले वादे प्रस्तुत किए। ये लोग आज किस मुंह से युवाओं के हितों की बात करते हैं? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब उत्तराखंड का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा था, जब हमारे राज्य के अनेक स्थान सीमांत क्षेत्रों के हों, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों के हों या मैदानी क्षेत्रों के हों, वो खाली हो रहे थे, नौजवान पलायन करने पर मजबूर हो रहे थे, तब ये लोग कहां थे? ये प्रश्न मेरे मन में आता है साथियों। इनके शासनकाल में सरकारी नौकरियों की नियुक्तियां धांधली और सिफारिशों की भेंट चढ़ जाती थी। पेपर लीक पर लीक होते थे। अभी एक पार्टी के युवराज देहरादून में आए थे और वो झूठ बोल रहे थे। वहां वो कह रहे थे पूरे देश में नकल करने वालों पर या नकल माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये कोई मेरा अनऑफिशियल वर्जन नहीं है, ये ऑफिशियल वर्जन है। तो पुष्कर सिंह धामी जी ऐसे कर रहे हैं जैसे कि एक वीडियो डाल करके प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा कार्य कर दिया। वो तो एक ड्रामा कर रहे थे और फिर से एक इमोशनल ड्रामा कि मुझे गाली दी और मेरी माता को गाली दी, मैं माफ कर देता हूँ। आप देश के युवाओं को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से ये मूर्ख आप बना रहे हैं, आज युवा मांग कर रहे हैं जंतर मंतर पर दोबारा प्रोटेस्ट का, क्योंकि उनके साथियों के खिलाफ जो केस दर्ज थे, आपने कहा था कि उस केस को वापस लेंगे, बट वो भी नहीं वापस लिए हैं। युवाओं के आप हितैषी बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये ड्रामा बंद कर दीजिए। क्योंकि आज प्रदेश की मैं बात करूंगी अपने, तो आज यहाँ युवा हर दिन जो है धरनारत होते हैं, प्रदर्शनरत होते हैं। यहाँ पर जो बेरोजगारी दर है वो जो है देश में सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अगर इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने वीडियो जारी कर दिया, युवाओं ने उन्हें पसंद कर लिया, उन्होंने युवाओं से माफी मांग ली, तो अब युवाओं की हम बात करेंगे तो आप बिल्कुल युवा आपके साथ नहीं खड़ा है। युवा आपके साथ खड़ा होता तो देवभूमि में 17 लाख से ज्यादा युवा वोटर्स हैं और अभी हाल फिलहाल में जंतर मंतर की तस्वीरें हमने साफ तौर पर देखी, किस तरीके से युवाओं का गुस्सा सरकार के प्रति जमकर फूटा और ऐसा फूटा कि धर्मेंद्र प्रधान तक को इस्तीफा देना पड़ गया। सरकार लाइन पर आ गई, सिस्टम ठीक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम ठीक ही रहे, इसको लेकर युवा काफी ज्यादा जागरूक हैं। बात कर ली जाए अब उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन होता है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, युवाओं के भविष्य को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए बेहतर भविष्य के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ भी युवाओं को मिल रहा है और युवा जानते हैं कि किसका साथ देना है और किसके विकास पर भरोसा करना है। लेकिन वाकई में विपक्ष ने काफी सारे सवाल उठाए हैं। क्या है विपक्ष के सवाल, इस पर भी जरा नजर डालेंगे और सीधे रुक करते हैं आज के इस खास पैनलिस्ट का, जिनसे हम सवाल जवाब करने वाले हैं। सीधे मुलाकात कराती हूँ। संजीव वर्मा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अभिषेक भंडारी है कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुकी है। डॉक्टर पंकज पैनोली यूकेटी प्रवक्ता स्टूडियो से जुड़ गए। प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं।
सभी पैनलिस्ट का स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेम पंचोली जी, आपसे क्या कहना चाहेंगे? 17 लाख युवा वोटर्स हैं। जंतर मंतर पर हमने युवाओं का रोष देखा, एक जेनजी बड़ा रेवोल्यूशन, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अब दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर हो रही धांधली के बीच युवाओं का गुस्सा भी सरकार के प्रति है। लेकिन इसी बीच धामी कह रहे हैं कि हाँ, हम युवाओं के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख रहे हैं, युवा हमसे बहुत ज्यादा खुश है। क्या वाकई में देवभूमि के जो 17 लाख युवा वोटर हैं वो बीजेपी से खुश हैं, सरकार से खुश हैं? बिल्कुल, मैं धामी जी की इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि वो युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो युवाओं की मंशा को भी बहुत अच्छी ढंग से समझते हैं। अभी वो बुजुर्ग नहीं हुए, अभी वो खुद में भी युवा हैं अभी, और उनको समझना, और वो समझ सकते हैं, समझना भी जरूरी है। आप 17 लाख वोटर्स की बात कर रहे हैं, जो 2027 में जब चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि आप इतने लाख और जोड़ दीजिए, कुछ लोग, कुछ वोटर्स और आने वाले हैं। तो जो ये 17 दूनी 34, मतलब हम अगर 30 लाख वोटर्स को प्रभावित करने वाले वोटर मानते हैं, तो हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, कोई भी वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उन्हें युवाओं को समझना पड़ेगा। जो आज की जनरेशन है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब कभी स्टेज सजाते थे तो पहले बैकग्राउंड बनाते थे, भूमिका गाते थे, फिर जो आएगा उसकी भूमिका गाना है, वो उसकी भूमिका बना करके फिर उसको प्रस्तुत करते थे, परोसते थे। अब वो समय नहीं रहा। आजकल का युवा किसी बैकग्राउंड को नहीं समझता है और न समझना चाहता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड पढ़ के आया है। अगर प्रेम पंचोली को अभी सुन रहा है तो वो प्रेम पंचोली को सुन भी रहा और फटाफट उसकी बैकग्राउंड भी इधर उधर से पता कर रहा, पूरी जो टेक्नोलॉजी के जो इस्तेमाल है उसको कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो यानी कि जब आप बैकग्राउंड खत्म हो गई है, आप सीधे एक्शन पे जाएंगे कि आप क्या करने वाले हैं और उसका आउटपुट क्या है। आपको आज के युवाओं को ये बताने की जरूरत है कि आप क्या 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 करने वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी उनकी लिस्ट में होगा, जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे, और उसके बाद आप क्या एक्शन करने वाले हैं। आप देखिए कि आज से पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके मैनिफेस्टो को आप जब पढ़ेंगे तो उनके मैनिफेस्टो में लंबे लंबे पेजों तक उनका बैकग्राउंड होता है, फलाने ने ये किया, ढिमका फसका, लेना देना, ये सब कुछ क्या। उस बैकग्राउंड पे आज का युवा नहीं जाना चाहता। उनका जो गुस्सा है वो जायज़ गुस्सा है, वो ये समझना चाहता है अगर आपने नकल विरोधी कानून बनाया तो उसका आउटपुट क्या है। वो आउटपुट, अगर आपने उसमें 10 लाइनें लिखी है, क्या उसका आउटपुट 10 लाइनों के 10 लाइन आ गई है? नहीं आया ना, नहीं आया। वो ये भी समझ रहा है कि अगर आपने युवाओं को बोला कि हमने नकल विरोधी कानून लाया, आपको पता, ये समझना बहुत जरूरी है कि हालांकि युवाओं को बोलने नहीं देते, उनकी बात बोला चल चुप रहा, अभी तो बाद में बोलना। हम सबको ये समझना चाहिए कि युवाओं को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नकल विरोधी कानून के लिए भी व्यवस्था पहले ही बनी हुई है। अगर आप नया अमेंडमेंट लाते हैं, आपको लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति की दस्तखत करके तब जाकर के कोई नया अमेंडमेंट पास होता है। अगर राज्य सरकार कोई कानून बना रही है तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपने राज्य के लिए अपनी व्यवस्था बना सकते हैं संविधान के फलानी धारा के अनुसार। यहां धाराओं को गिनने की जरूरत नहीं है जब हम युवाओं की बात करते हैं, क्योंकि मुझे युवा सुन रहे हैं, युवाओं को पता है कौन सी धारा में क्या है। आपको पता है आजकल का जो युवा आ रहा है वो छोटी मोटी किताब हिंदी अंग्रेजी वाली हाथ में रख रहा संविधान की किताब ऐसे, और कह रहा कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे। हाँ, उनको चिढ़ाया गया है, उनको गुस्सा आया, उन युवाओं को गुस्सा आया, और उस गुस्से के निमित्त जो है उनके साथ जो भी सत्ता के लोगों ने किया, और सत्ता के साथ जो और लोग जुड़े हुए लोग थे जो बिल्कुल क्या बोलेंगे हम उसको, ड्रेस में नहीं थे, विदाउट ड्रेस में थे, विदाउट परमिशन थे। तो जो ये घपला हुआ है उस घपले पे बातचीत करनी जरूरी है, क्योंकि युवाओं का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, सीधे आती हूँ पंकज पैनोली जी के पास। पैनोली जी, क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार प्रदेश में युवाओं के बीच किस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है, और आखिरकार वो सरकार के प्रति किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सीएम धामी का तो साफ तौर पर कहना है कि युवा हमारे साथ हैं, 17 लाख युवा वोटर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। देखिए निशी, मैं ना आपके चैनल पे अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सब हंकी डोरी है, तो मुझे उसमें आदम गोंडवी जी का एक शेर याद आया
कि तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है और ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। जो डलहौजी न कर सका वो ये कर देंगे, कमीशन तो दो, हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम गीत गाते हैं सुबह मगर बाजारों में दाम दुगने कर देते हैं। तो ये शेर जो है, धामी जी जिस तरीके से अपना भाषण दे रहे थे उसमें ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है। अब आप पूछोगे कैसे? उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी पेपर लीक हो रहा है, वो शायद युवा नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद बेरोजगार संघ के सबसे ज़्यादा आंदोलन उत्तराखंड के अंदर हैं। अभी धामी जी अपनी उपलब्धि बता रहे थे कि 100 नकल माफियाओं को हमने जेल के पीछे भेजा। इसका मतलब आपकी व्यवस्था में इतने लूप होल हैं कि 100 लोगों तक आपका पेपर लीक हो गया, आपको 100 लोगों को पकड़ना पड़ा। आप एक नज़ीर पेश नहीं कर पाए हाकम सिंह और संजय धारीवाल को लेके कि आगे किसी की हिम्मत ना हो ये करने की। लगातार पेपर लीक है। अब उपनल के कर्मचारियों की बात आई, चाहे आपके संविदा कर्मचारियों की बात आए, अभी समान वेतन पे जिस तरीके से यहाँ के युवाओं को भ्रमित करके और उनको जिस तरीके से फुटबॉल बनाया जा रहा है इस ब्यूरोक्रेसी के द्वारा उत्तराखंड के अंदर, तो वो आप समझ सकते हैं वो युवा हैं। देखिए, कौन सा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, और वो भाजपा के अंदर के युवा नेता जो दरी बिछाते हैं, जो संघ की शाखाओं से निकल के आते हैं, और जब उन्हें विधायक या मंत्री बनना होता है तो कांग्रेस के आयात जो इनके नेता हैं वो बड़े बड़े पोर्टफोलियो ले जाते हैं। टिकट की दौड़ में बेचारा भाजपा का लगा रहता है। अभी मैं एग्जांपल दूं टिहरी का। टिहरी विधानसभा में धन सिंह नेगी आरएसएस के बैकग्राउंड के लोग हैं, जन्मजात भाजपाई हैं, लेकिन वहां टिकट की दौड़ में कौन है? किशोर उपाध्याय और दिनेश धनई। तो ये तो अपने घर के अंदर के युवाओं को भी जो है ठगने का काम करा इस सरकार ने। तो ये केवल भाषणों में बोलने के लिए है कि युवा हमारे साथ है, युवाओं के लिए हमने ये करा। बेरोजगारी दर में सबसे ऊपर अभी उत्तराखंड है। पेपर लीक, अभी यूकेएसएससी में एलटी के जो छात्र जो 2025 में उन्होंने दिया था, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके यूकेएसएससी के बाहर धरना दे रहे हैं। वो वहां करेक्शन नहीं कर पा रहे, वो भी युवा है। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन से युवा जो भाजपा के साथ है, क्योंकि हर दिन तो हम युवाओं को सड़कों पे देख रहे हैं। तो किसके साथ है? बड़ा सवाल ये। देखिए, वो एक वोटर है और वो बहुत क्लेवर वोटर है। वो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं का वोटर नहीं है। वो ये नहीं है कि मेरे दादा ने कांग्रेस को दिया, मेरे पिताजी ने कांग्रेस को दिया तो मैं भी दूंगा, या मेरे दादा ने भाजपा को दिया, मेरे पिताजी ने दिया, मैं भी दूंगा। आपका स्मार्ट वोटर है जो उनकी बात करेगा, जो उनके साथ ग्राउंड पे रहेगा, जो उनकी लड़ाइयों को आगे लड़ेगा और जिसमें उनको विश्वास होगा, वो उसके साथ है। और आज जो ये पार्टियों का जो एक जाल है, वो युवा आज उससे बहुत ऊपर उठ चुका है, और निश्चित तौर पर 2027 में आपको देखने को मिल जाएगा कि युवा किसके साथ है। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी क्या कहना चाहेंगे? अब तो आप ही सवाल दाग रहे हैं और यहाँ ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो सरकारें थी, युवाओं के भविष्य के बारे में उन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, सोचा नहीं, ना री एग्जामिनेशन कराया जाता था उस दौर पर, ना ही युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई सख्त कानून बनाया गया। और कांग्रेस फिर आती है लास्ट टाइम में क्रेडिट बटोरने। निशी जी, आपका लास्ट पॉइंट जो बता रहा हूं उसको पहले ही बोल देता हूं। आप बोल रहे हो कि कांग्रेस आ जाती है क्रेडिट बटोरने पे। मैं नहीं कह रही हूं। नहीं, मैं चलो आपके मुख से सुना, जिसने भी बोला। हाँ, अभी भाई हमारे यूकेटी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि युवा क्लेवर वोटर है। जिस क्लेवर वोटर को लेकर मोदी जी 2014 में उन्होंने क्या क्या लुभावनी बातें नहीं करी, ये कि तुम्हारा ये पुलवामा का हर क्या कहते हैं शहीद के नाम पे जो युवा वोटर है आपका वोट, ऐसी, जबकि सेना के नाम पे जितनी बातें ये विपक्ष के लिए करते हैं, उससे ज्यादा इन्होंने हमेशा विपक्ष के लिए अपने पक्ष में करने के लिए करी। और दिखावा इनका ये है कि बड़ी बड़ी बातें कर लो, माथे पे इतना बड़ा सिंदूर लगा लो, गमछा पहन लो,
मैं आपको बताऊं, अभी कुछ समय से ये चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। कई सांसद, कई अभिनेता, कई जो राम मंदिर की चोरी करने वाले, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये उपमा दे रहे हैं कि आप बिल्कुल भगवान विष्णु के अवतार हैं। आज तक पता नहीं कौन से वाले अवतार में आए हैं, मोदी जी ये अवतार हैं। चलो, अभी भाई हमारे प्रेम पांचोली जी ने जब इनको गुणा भाग बताई, 17 दूनी 34 लाख, लगभग 30 लाख वोटर के आसपास जब 2027 का चुनाव होगा, इनको अपनी धरातल की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। आप बताओ, युवाओं के लिए क्या किया आपने? हर जगह युवाओं को बरगलाया, बरगलाने के साथ साथ उन पे डंडे भी मारे, और डंडे मारने के बाद प्रधानमंत्री जी रात के 12 बजे आके इंस्टाग्राम पे बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, और फिर दोबारा उन पे केस कर देते हैं। आप बताइए, जितनी गालियां, मैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी, इन्होंने क्या नहीं बोला? सोनिया जी के लिए इन्होंने जर्सी गाय, कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसी ऐसी बातें जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, अब उसके बाद बोलते हैं मेरी मरी हुई मां को इन्होंने गाली दे दी। अरे भाई, कौन सी मरी मां? उस मरी मां के लिए आपने सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए गए हैं। अब ऐसे नहीं बोला जा सकता ना, जो इस दुनिया में नहीं है, आप उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो किसी की भी माँ हो, किसी की भी माँ को, जब वो राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है, आप उन पर टीका टिप्पणी करके अपमानित करने वाली बात है। वो प्रधानमंत्री की माँ है, उनका भी उतना सम्मान है जितना आपकी मदर का है। मैं आपकी बात को बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये चीज नहीं, ये चीज बहुत गलत है। मैं किसी की माँ के बारे में यहाँ नहीं सुनूंगी मेरी डिबेट में। हाँ, किसी ने भी इनकी मां के बारे में नहीं बोला है। टिकाते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद टिकाते हैं। और जितने भी बीजेपी का आईटी सेल आप निकालिए, डेली जब बीजेपी का आईटी सेल निकालो, गालियों की भरमार। ये तो राम को नहीं छोड़ने वाले, किसको नहीं दी इन्होंने गालियां। और अभी कुछ दिन पहले, एक महीने पहले, इन्होंने हनुमान जी बना के नचवा दिए और बताते हैं सनातन का झंडा भड़दार पार्टी। ठीक है, तुमको जवाब लेती हूँ संजीव जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जो बयान दिया, उस पर भी थोड़ा एक कमेंट आ जाए। हाँ, 10 सेकंड। मैं आपको बताऊं, ये युवा के नाम पे बोल रहे हैं। ये उत्तराखंड में जितना मुख्यमंत्री जी या भाजपा की सरकार ने छला है, यहाँ पे एनसीआरबी की रिपोर्ट है, महिला क्या युवा नहीं है? ये महिला अपराध में नंबर 1 प्रदेश है हिमालयी प्रदेशों में। और इनके पार्टी के लोग ये बोलते हैं यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हैं, इसलिए महिलाओं के साथ अपराध ज्यादा होते हैं। और किसी ने, भाजपा के किसी भी नेता ने उसका खंडन नहीं किया। कई बार मीडिया में चलता रहा, लेकिन एक बार भी खंडन नहीं किया। क्या युवा और महिलाएं इनके साथ होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बताइए संजीव वर्मा जी, आखिरकार इतना कॉन्फिडेंटली आप लोग इस बात को लेकर इतने ज्यादा श्योर हैं कि जितना भी देवभूमि में 17 लाख युवा वोटर हैं, वो आप लोगों के साथ है। क्या वाकई में आप लोगों के साथ है ये 17 लाख युवा वोटर? युवाओं के लिए क्या आपने इतनी पर्याप्त योजनाएं, पर्याप्त सुविधाएं युवाओं के हक में, वो तमाम फैसले ले लिए हैं जिससे कि युवा वोटर्स आपके समर्थन में रहेंगे? निश्चित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी करनी पर विश्वास करती है, ग्राउंड जीरो पर काम करने पर विश्वास करती है, अपने युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत करने पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी 34,000 सरकारी नौकरी देने पर विश्वास करती है, जो कि हमने दिया। भारतीय जनता पार्टी उन तमाम एफर्ट्स के ऊपर बात करती है जो हमने किए, जो हमने स्वरोजगार देने की दिशा में हमने जो महत्वपूर्ण काम किए। हम चाहे होम स्टे की बात करें, हम चाहे हॉर्टिकल्चर की बात करें, हम चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, हम चाहे फल पट्टी की बात करें, हम चाहे टूरिज्म के माध्यम से जो हमने रोजगार डेवलप किए, हम चाहे उनकी बात करें, हम चाहे जो उत्तराखंड प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.4% हम नीचे लाने में सक्षम हुए,
पूरी तरह से कामयाब रहे। हम चाहे उसकी बात करें, हम चाहे 2 लाख करोड़ की जो योजना परियोजना हमारे साथ उत्तराखंड प्रदेश में इस समय गतिमान है, हम चाहे उसकी बात करें, हम चाहे लगातार जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि विजन 2025 यानी कि 2025 में हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, उसी दिशा में हमारी सरकार ने लगातार काम किया। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो भारत के औसत आय है उससे अधिक है। और जो हमारा मैनिफेस्टो था 2022 का, उसके 95% योजनाएं हम पूरी तरह से पूर्ण कर चुके हैं। हमारे उत्तराखंड प्रदेश नंबर 1 है पूरे भारतवर्ष में। सबसे पहला यूसीसी हमने लागू किया, उत्तराखंड में सबसे पहला नकल विरोधी कानून हमने लागू किया, उत्तराखंड में सबसे पहला धर्मांतरण विरोधी कानून हमने लागू किया, उत्तराखंड में मातृशक्ति को 30% क्षैतिज आरक्षण सबसे पहले हमने लागू किया, 10% आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का काम सबसे पहले हमने यहाँ पर धरातल पर उतारने का काम किया। बात रही कांग्रेस पार्टी की, जो अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपने युवाओं को 10 साल आपकी भी सरकारें रही, आपने युवाओं को बहुत कुछ दिया, आपने लाठी चार्ज दिया, आपने युवाओं के ऊपर उत्पीड़न करने का काम किया, आपने उनको भर्ती घोटाले दिए, आपने उनको पटवारी भर्ती घोटाला दिया, आपने दरोगा भर्ती घोटाला दिया, आपने वीडियो भर्ती घोटाला दिया, आपने खर्चा और पर्चा दोनों साथ साथ चलते थे। पर्ची लो और नौकरी दो, पर्ची लो और नौकरी लो, पैसा दो, रिश्वत दो और नौकरी लो। और अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये पुलवामा की बात पर आ जाते हैं। पुलवामा पे की बात करके, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करके आप पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के यहाँ पर बैठ जाते हैं और लगातार हमारी सेना का जिस तरह से आप अपमान करते हैं। जनरल विपिन रावत जो उत्तराखंड के लाल थे और हैं, आप उनको गली का गुंडा बताते हैं, आप आतंकवादियों को, पत्थरबाजों को कि आप पैरवी करने यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये आपका चरित्र है, ये आपका स्वभाव है। आप जिहादियों को जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं। आप कहते हैं जिहाद यानी कि एक तरह से वो अपना अधिकार मांग रहे हैं जिहाद बोलकर। आप लैंड माफियाओं को, थूक माफियाओं को और लव जिहाद को आप जस्टिफाई करते हैं। आप तुष्टीकरण का में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि वंदे मातरम का भी आप संसद में विरोध करने बैठ जाते हैं। ये आपका चरित्र है। और उत्तराखंड में जो 2022 का चुनाव हुआ था, 2022 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी, हम तो पूरा चुनाव विकास के मुद्दे के ऊपर लड़े हैं। लेकिन रुकिए जरा संजीव जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। संजीव जी देखिए, मैं आपके पास आऊंगी, देखिए समय अभी यहाँ पर ब्रेक का हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, ब्रेक के पास बाद में आपके पास ही लौटूंगी और आपसे मैं जानूंगी कि आखिरकार जिन पूरी लिस्ट को आप गिना रहे हैं कि हमने क्या क्या नहीं किया और किन किन मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं, विपक्ष की खामियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल सत्ता में बैठी सरकार से जवाब मांगने का वक्त हो चुका है। युवा कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जो कि सवाल मैं उनकी तरफ से पूछूंगी। युवा संवाद कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम युवाओं के हक में हैं, युवाओं की आवाज है, युवा हमारे साथ है, लेकिन दूसरी तरफ जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू होता है तो इसे एक नौटंकी बताया जाता है और कहा जाता है कि किसी पार्टी के युवराज आए थे, किसी खानदान के युवराज आए थे, जो कि यहाँ पर सिर्फ युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भटकाने के लिए, उन्हें बरगलाने के लिए आए थे। अभी ये जान लेते हैं कि आखिरकार इसके पीछे इस तंज को कसने का क्या था। सीधे रुक करते हैं हमारे पैनलिस्ट का और सीधे आऊंगी संजीव जी आपके पास। संजीव जी, अभी पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक युवराज आए थे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए, युवाओं को इकट्ठा किया, ढोंग रचा, भ्रमित कर दिया, लेकिन हम
जो छात्रों की गूंज के अलावा युवा संवाद कर रहे हैं, वो एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि हम युवाओं से कनेक्ट होते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, उनसे कनेक्ट होकर उनके भविष्य के बारे में चिंतित हैं। तो क्या राहुल गांधी डायरेक्ट नाम ना लिया जाए, ऐसा भी कुछ रूल है आपकी पार्टी में? युवराज आए हैं और राहुल गांधी का ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम आपको क्यों अजीब लग रहा है? निश्चित जी, देखिए राहुल गांधी आते हैं, युवराज आते हैं, और युवराज उनके क्योंकि पंचवर्षीय योजना होती है, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, और जब जब चुनाव होते हैं तब तब युवराज आते हैं, क्योंकि बाकी समय तो उनका उत्तराखंड से दूर तक कोई लेना देना नहीं। और तो और वो जो उनके अपने स्टेट हैं, चाहे कर्नाटका की बात करें, तेलंगाना की बात करें, हिमाचल की बात करें, वो अपने स्टेटों की सुध नहीं लेते, तो उत्तराखंड में तो उनका है ही कुछ नहीं, ना लेना ना देना, तो आके करेंगे भी क्या। उनकी जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा जी, जिनको अपने प्रदेश में, हरियाणा में अपनी पार्टी का सत्यानाश करने से चैन नहीं मिलता, जो वहीं पर व्यस्त रहती है आपस में गुत्थम गुत्था करने में और करवाने में, तो वो जब वहाँ से उनको फुर्सत मिले तो वो उत्तराखंड आए। और मैं तो कांग्रेस से यही पूछना चाहता हूँ कि आजकल हरीश रावत जी कहाँ हैं? आपने जो अपने अभिभावक तुल्य जो कांग्रेस पार्टी के एक तरह से सिरमौर उत्तराखंड के हम जिनको मान सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, आप जब उन्हीं की कदर नहीं कर सकते, बाकी जनता के लिए और बाकी मुद्दों के लिए आप क्या सोचेंगे? अभी देखें, अभी मेरे भाई को ऐसी ज़बरदस्त मिर्ची लगी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने युवाओं को अभयदान दिया गया। अपने युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि मैं सारे अपने जैन जी को क्षमा करता हूं और एक अच्छे कल के लिए, अच्छे भविष्य के लिए आप और आगे बढ़ें, अपना देश के डेवलपमेंट में, देश की अच्छाई के लिए आप आगे आएँ। तो ये लोग इस बात का विरोध करने लगे कि आपने, प्रधानमंत्री ने उन्हें क्षमा क्यों कर दिया। और निशि जी, आपको शायद इस बात का आभास ज्ञान होगा, एक बार जिस समय 2004 से 14 के बीच में इनकी सरकार थी, कर्नाटका के किसी ने सोनिया गांधी जी के विरोध में एक उनका कार्टून बना के कुछ टिप्पणी कर दी थी। इन्होंने उसको जेल में लगातार उसकी कई रोज पिटाई करवाई और उसके बाद उसको बंद करवाया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। तो ये आपका युवाओं के प्रति आपका ये मान है, ये सम्मान है। बाटला हाउस में का जो कांड हुआ था, वहाँ पर सोनिया गांधी आतंकवादी के लिए तो छाती पीट रही थी, और उत्तराखंड का लाल जो इंस्पेक्टर रावत जिनका वहाँ पर जो शहीद हुए थे, उनके पक्ष में उसने एक शब्द भी बोला नहीं। अल्मोड़ा के जो हमारे एक और जवान शहीद हुए थे, उनके पक्ष में एक भी शब्द बोला नहीं। तो ये इनकी नीति है, ये तुष्टीकरण की नीति है। मान लेते हैं, लेकिन एक और सवाल आपसे है युवाओं का, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी युवाओं के। मैं एक छोटा सा जवाब चाहूंगी इस सवाल पर कि आखिरकार आप बोलते हैं युवाओं के हित में तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन आए दिन नकल विरोधी, सख्त नकल विरोधी कानून बनाने के बावजूद भी परीक्षा के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? जवाब देंगे आप? बिल्कुल दूंगा जी। निश्चित जी, देखिए, अब तो टेक्निकल परीक्षाओं के भी पेपर लीक होने लग गए। निश्चित जी, देखिए, जब से नकल विरोधी कानून बना है, पहले जिस तरह से ताबड़तोड़ जो भी परीक्षा होती थी, 100% परीक्षाएं, 100% के नियर अबाउट परीक्षाएं नकल की भेंट चढ़ती थी, क्योंकि नकल माफिया इस कदर यहाँ पर हावी था। और जब से नकल विरोधी कानून बना है, मैं सोचता हूँ इक्की दुक्की उसमें
अगर कोई नकल वाला कोई केस आया है तो मैं सोचता हूँ कितने अरेस्ट हुए? कितने? 100 से ज्यादा लोग अभी तक अरेस्ट हुए, जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभी तक आज तक उनकी कोई जमानत नहीं हुई है। और अभी 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 आप बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं यही सवाल आपसे लेना चाह रही थी संजीव जी, घूम फिर कर आना इसी पर था। अरे सुनिए, आप बोल रहे हैं कि 100 से ज्यादा जो परीक्षा लीक करने में जो माफिया शामिल थे उन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जेल की सलाखों के पीछे डाला। लेकिन हाकम सिंह जैसा व्यक्ति जिसको आप लोगों ने पहले जेल पहुंचाते हैं फिर रिहा कर देते हैं, बिल्कुल वो जेल अब यहाँ पर पहुंचाने का पूरी काम तरह से घूम रहा है। बिल्कुल जेल पहुंचाने हर का काम। परीक्षा से पहले कोई ना कोई शिगुफा उठता है कि भाई अब कोई पेपर लीक होने वाला है, तब आप बोलते हैं, तब आप कुछ नहीं इस पर एक्शन ले। आती हूँ आपके पास, अभिषेक जी से जवाब लेती हूँ। अभिषेक जी से जवाब, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, लेकिन हाँ बोलिए, एक लाइन कंप्लीट कीजिए अपनी। निशित जी देखिए, हमने, आप चाहे हाकम की बात करें चाहे किसी और की बात करें, हमने जितने भी लोग संलिप्त पाए गए थे सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। माला डालकर सम्मानित किया है, आप झूठ मत बोलिए। बिल्कुल नहीं। बताइए अभिषेक जी, माला ये जवाब देंगे। माला ये डालते हैं, इनके आइकॉन है, अभिषेक जी इनके आइकॉन है इस तरह के लोग। नेशनल चैनल पे वो मुकर जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, घर में मुकरते अलग बात है, नेशनल चैनल पे मुकर जा रहे तो उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आता हूं, अभी इन्होंने बताया कि नकल विरोधी कानून आप बताइए निशी जी, जब एनसीईआरटी का पेपर तक कितने बच्चे देते हैं, सीबीएसई के पेपर, अब बच्चा यहां पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सोचे तो सोचे क्या, जब आपने इस कदर माहौल बना रखा, आप बात कर रहे हो नकल विरोधी कानून की। नकल विरोधी कानून पहले भी एग्जिस्ट करता था और 2023 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, और अभी भी क्या किया आपने, यहां का उत्तराखंड का कानून टेप की वहां रख दिया। कुछ अभी आप, चलो आपका इतना बड़ा दिल था, एनटीए भंग हुआ कि नहीं हुआ? क्या एनटीए भंग हुआ? एनटीए में 2004 से 2014 तक 14 बार परीक्षाएं आपकी लीक हुई। बोलिए फिर, मैं बीच में भाई साहब आपको परीक्षाएं लीक हुई, आपने कौन सी कार्यवाही करी, किसमें किसकी जांच करवाई, आप जवाब दीजिए ना। जो कार्यरत हैं 33 लोग हैं, 33 लोग हैं, और 22 लोग अभी तक भी, अरे जवाब दीजिए ना। क्या कहते हैं, 2004 से 2014 तक 14 बार पेपर लीक हुए, आपने किसकी जांच करवाई, किस किस पर कार्यवाही करी, उसका जवाब दीजिए पहले आप। और अभी केसी वेणुगोपाल उत्तराखंड दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा उत्तराखंड इज द स्टेट ऑफ चीटर्स, यानी आपने प्रत्येक उत्तराखंडी के नागरिक को चीटर बोलने का पाप किया। आपको उत्तराखंड प्रदेश के प्रत्येक युवा से माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके राहुल गांधी ने तो रुद्राक्ष की माला पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ दिखा दिया। वो तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना, सबकी जरूर मर्यादाएं हैं। ये कोई किसी पर थोपने वाली चीज थोड़ी है। देवभूमि में बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया मोदी जी। अरे जेम्स बॉन्ड बन जाते हैं। अरे भैया, कोर्ट के ऊपर तो जनेऊ पहन लेते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन रुद्राक्ष पहने में आपत्ति है। किसी दिन कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे, लेकिन रुद्राक्ष पहनने में आपत्ति है। फोटोग्राफर हो जाते हैं, केरला में जाके क्रॉस लटका लेते हैं, केरला में क्रॉस लटका लेते हैं, और जगह जाते हैं टोपी लगा लेते हैं, गमछा डाल लेते हैं। तो भैया राहुल तेरे कितने रूप नहीं देंगे, राहुल तेरे कितने नहीं देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया ना युवाओं का भविष्य, रुद्राक्ष की माला पर और टोपी पर। अभी आपको कहाँ मैं युवाओं के भविष्य की बात कर रही, फिर आप टोपी और रुद्राक्ष की माला पर आ जाते हैं। यही इस वक्त राजनीति में चल रहा है। जब जब बात युवाओं की होती है, जब जब मूलभूत सुविधाओं की होती है, टोपी और रुद्राक्ष की माला आ जाती है। बिल्कुल, इन्होंने बात उनकी भविष्य की कीजिए ना, और कोई वहां तक कैसे पहुंच जा रहे हैं? बोलने के लिए कुछ है नहीं, टोपी और रुद्राक्ष की माला। अभी यहाँ पे युवा संवाद का कार्यक्रम तो था, मना क्यों किया मेरे भाई, ये तो बड़ा बताओ। दिल रखते चले जाते राहुल जी के कार्यक्रम में, आपको तो जैस्मिन बुलानी थी। अरे भाई, कम से कम एक चीज बताइए,
आपको जैस्मिन बुलानी थी, क्यों बुलाई आपने जैस्मिन? असली आपको युवा बुलाने थे ना। युवाओं को- भाई असली युवा आपने बुलाई, आपको लग रहा होगा ना युवाओं का ध्यान निशी किस जी तरह इनसे से पूछिए, आकर्षित करेंगे। इनके कार्यकर्ता का देहांत ठीक है। हुआ, देखिए, इनके हंसेंगे। कार्यकर्ता का देहांत हुआ, फिर आपने उसके जश्न बाद आप मनाया। मंच के ऊपर हाँ, जश्न बिल्कुल। मना रहे थे, आपने- आप जश्न श्रद्धांजलि मना पहले, रहे फिर थे, उसके बाद मंच जश्न मंच मनाया। पे आप डांस कर रहे थे, आप आपके एक चीज बड़े बताइए। नेता अरे, मंच पे डांस देखिए। कर रहे थे। यही संवेदनशीलता है अपने कार्यकर्ता के प्रति। और अभी लेकिन बताइए। संजीव जी, आप लोगों की भी तो यही संवेदनशीलता है ना, एक तरफ इस्तीफा दिला रहे हैं, युवा यहाँ सड़कों पर पिट रहे हैं, आपके पुलिस के जवान पिट रहे हैं, और उसके बाद आप सदन से बाहर निकलते ही हैं, धर्मेंद्र प्रधान आप मालाएं पहना देते हैं, टोपी पहना देते। बात तो यही है ना, निशी जी, राजनीतिक ये रंग किसने इतने देखा? असंवेदनशील राजनीति लोग के हैं। हजारों रंग हैं, प्रधानमंत्री जिसको जी ने हम जैसा एक आम ट्वीट इंसान तो क्या समझ किया? ही नहीं ऐसे सकता। संवेदनशील तो ये लोग हैं। ट्वीट किया, पैनोली जी क्या कहना संवेदनशील चाहेंगे? तो- 303 तो ये लोग हैं। उसमें सिर्फ गालियां ही और गालियां हैं, ये उसी में खुश हो गए। निशी देखो, अभी मैं संजीव भाई को बहुत ध्यान से सुन रहा था और इन्होंने बीजेपी के दृष्टि पत्र की बात करी, तो मैंने उनका दृष्टि पत्र निकाला, तो इन्होंने कहा 34,000 हमने रोजगार दिए हैं, आपने वादा करा था 50,000, वो 15,000 का क्या होगा? भैया सुनो, 34 तो अब दिए। सुनो, अब सुनो, ये भी अब सुनो। रिकॉर्ड है, ये भी चीफ- रिकॉर्ड है पूरे चीफ मिनिस्टर भारतवर्ष में ट्रेनिंग किसी स्कीम। राज्य में सुनिए, इतने सुनिए, रोजगार ठीक है। इतने हरीश अल्प रावत अवधि जी, में मैं- नहीं मैं- दिए मैं- गए। मैं- हमारे संजीव जी, बराबर में एहसान हिमाचल नहीं, प्रदेश एक मिनट मैंने मान लिया। हिमाचल एहसान प्रदेश नहीं है, है, इन्होंने जिम्मेदारी। 1 लाख रोजगार का वायदा किया था। अरे इनको तो फेंक देना डस्टबिन में। आपको तभी तो पूछ रहा हूँ 15,000 कहाँ गए? आप बताइए। और दूसरा सुनिए इनको तो सुनिए, पूरे रुकिए देश संजीव जी, संजीव सुनते भाई, हैं ना, जनता ने सुनते हैं डस्टबिन ना, में डाल रखा सुन है। लेते हैं। संजीव भाई, पहले- आपने दूसरा बोला था चीफ मिनिस्टर ट्रेनिंग स्कीम, ये भी नहीं हुआ। 45 न्यू टूरिस्ट स्किल डेस्टिनेशन, डेवलपमेंट चल नहीं रहा है मेरे भाई। स्किल डेवलपमेंट सेंटर की गवर्नमेंट ना- की है, सेंटर ना- की स्कीम है। ये ये जो चीफ सेंट्रल मिनिस्टर का संजीव और जी, चीफ हाँ, मिनिस्टर यहाँ पर ट्रेनिंग, क्लैरिटी नहीं है, आपने सेंट्रल आधी और से ज्यादा मिनिस्टर योजनाएं तो चल रहा केंद्र है। की गिना चीफ दी। मिनिस्टर ट्रेनिंग स्कीम, 45 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अरे आपको जानकारी नहीं है एक्स क्या? सर्विसमैन सेटल इन बॉर्डर विलेजेस। कितने विलेज हुए जिनको एक्स सर्विसमैन हमने बॉर्डर विलेजेस पे अरे सेटल आपको करे? जानकारी नहीं है, सब अब कुछ सुने, हो चुका है। एंड वो हो चुका है, लीगल लैंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, रोड कनेक्टिविटी, सब कुछ हो चुका है। अब सब कुछ हो चुका है सब मेरे हंकी भाई। डोरी है भाजपा बीजेपी में वाले तो। बड़े खुश हो रखे हैं, सब अच्छा, कुछ हो चुका है। दूसरा सब ये कुछ था हो कि चुका है। बिल्कुल हो चुका है। सुनो, दूसरा ये था 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर एवरी ईयर पुअर हाउस होल्ड। अब बताओ, जो ये जो आपने तो सिलेंडर ही बंद करवा दिए थे। सिलेंडर ही बंद हो अब आप गए। कैसे दूसरा मैं बोलेंगे? बोल रहा जो हूँ, अंत्योदय अब आप सुनो, कैसे बोलेंगे 2,000 बताइए? रुपए पर मंथ, 2,000 रुपए भाई, पर जो मंथ अंत्योदय- बीपीएल फैमिलीज को देने अंत्योदय थे, योजना वाले प्लस हैं, उनको 100 अभी पर भी मंथ दिया जा केयर रहा ऑफ यंग चिल्ड्रन, वो कहाँ गए? बिल्कुल 2,000 दिया- रुपए बीपीएल फैमिली को मेरे और भाई, 1,000 बिल्कुल रुपए बच्चों की अरे देखभाल के बिल्कुल दिया लिए। जा ये रहा है आपका भाई। दृष्टि पत्र में निकाल के देखा। बिल्कुल दिया जा रहा BPL है, वाले- बिल्कुल दिया जा रहा है। कौन सी स्कीम के तहत? कौन सी इसकी स्कीम अंत्योदय का नाम बताओ। मैं अंत्योदय वो स्कीम नहीं है, अंत्योदय तो जिसका कोई नहीं है उसके लिए है। भैया अंत्योदय योजना के अंदर जो 3 सिलेंडर की अंत्योदय नहीं है वो। अरे अंत्योदय नहीं है, मेरे मैं भाई बता उसे देता हूँ। खोल उसे मैं खोल बता के देता हूँ, अंत्योदय अरे नहीं खोल है। के देखिए मैं मेरे भाई। बताता हूँ, उज्ज्वला योजना के अंदर है जो अरे बंद पड़ी हुई है। भैया उज्ज्वला योजना सबसे तो चल पहले ही रही उज्ज्वला है, के सिलेंडर उज्ज्वला अभी बंद योजना किए तो हैं। चल ही रही है। सारे सिलेंडर सारे बंद कर दिए। ये ठीक है। अरे आप देखिए, अरे आप उज्ज्वला चेक तो के सब बंद कर करिए दिए। मेरे भाई, ठीक है, चेक करिए, ठीक है, उज्ज्वला भी ठीक चल है, रही ठीक है। है, एक-एक उज्ज्वला करके- भी एक-एक चल करके रही बात है, रखिए। अंत्योदय भी ऐसे चल नहीं रही किसी है की बात समझ आएगी, एक-एक करके। और हाँ, अन्य योजना कंप्लीट भी कीजिए, पैनोली अन्य जी, फिर योजना आती भी हूँ चल पंचोली रही जी है, के पास। मनरेगा भी चल रही है। मनरेगा में ये लोग 100 दिन का रोजगार देते थे, हमने 125 दिन का रोजगार दिया है। मैक्सिमम अब कितना जरा दिया चेक आपने? तो करिए। मैक्सिमम आप काउंट बताइए, मैक्सिमम कितना दिया और आपने? और 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 आप अभी तक दे नहीं पाए। 65 दिन मैक्सिमम ये है आपका। ये 65 दिन मैक्सिमम है। ये लोग तो मरे 2022 का दृष्टि ये लोग पत्र तो है ये मरे जिंदों के नाम पे फर्जी देते थे, बस बता रहे अपने बारे में। फर्जीवाड़ा बता रहे अपने करते बारे थे। में। ये तो बता रहे फर्जीवाड़ा अपने करते बारे थे, में। हम तो एक्चुअल दे रहे हैं, हम एक्चुअल दे रहे हैं। आप तो सुबह गड्ढे करवाते थे और शाम को उन्हें भरने का काम बस करते बता थे। दिया आपने और अपने बारे और में। और हमारी सरकार आपने प्रेमनगर में। हमारी देखा सरकार आपने प्रेमनगर हमारी में। सरकार एक्चुअल अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी का चैनल पे डेवलपमेंट अगर कर ये रही है। प्रेमनगर पुल की बात कर रहे हैं ना, अच्छा, बोल रहे ये बगल है, का हम- सर्विस हम लेन पुल टूट गया। नैनीताल में हद हो गई यार, अध्ययन केंद्र और सर्विस लेन श्रीनगर पुल में टूट गया। गढ़वाल, सुनो, हम कुमाऊं में कुमाऊनी अध्ययन केंद्र और श्रीनगर में गढ़वाल अध्ययन केंद्र तथा चक्राता में जौनसारी अध्ययन केंद्र स्थापित करेंगे, ये आपका मैनिफेस्टो बोल रहा है। हाँ तो किया है ना शेड्यूल मेरे भाई, कहाँ? बिल्कुल किया। अरे शेड्यूल 8 में था आपका। संजीव वर्मा जी, अरे कैसे आपका मैनिफेस्टो में पढ़ रहा हूँ। मेरे संजीव भाई, वर्मा जी, बिल्कुल इतना मैनिफेस्टो इतना पढ़ इतना अरे सफेद बिल्कुल- झूठ मत बिल्कुल बोलिए। किया है मेरे भाई, जरा जाके संजीव वर्मा देखिए जी, तो। देखिए
संजीव वर्मा जी मेरा न्यूज चैनल है, कोई मजाक नहीं है कि आप यहाँ पर आकर सफेद झूठ बोलेंगे और यहाँ फैक्ट चेक नहीं होगा। जनता सामने वाली बेवकूफ नहीं है, ये आपने देख लिया है जंतर मंतर पर, इसलिए सफेद झूठ मत बोलिए। रियलिटी चेक हो जाएगा ना तो आप ट्रोल हो जाएंगे अगले दिन, फिर सरकार आप पर डंडे बरसाएगी। इसलिए कह रही हूँ सोच समझ कर बोलिए, ये युवाओं पे जनता देख रही है। जात के लिए हमारे पहाड़ों क्योंकि में यहाँ जात पर होती है। आप सरकार को यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारे पहाड़ों में जात होती है, देवता की जात देने जाते हैं। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम राज्य स्तर पर ग्राम देवताओं के मंदिरों में जात आयोजन करने हेतु 50,000 रुपए देंगे। ये बीजेपी का दृष्टि पत्र 2022 का है। वो दे दिया होगा किसको? आप ले गए शायद, आप ले गए शायद, आप ले भैया गए राजजात शायद। यात्रा ठीक है चल ठीक रही है ठीक है, रुकिए जरा रुकिए। राजजात यात्रा चल रही है नहीं चल रही है बताइए। नहीं चल रही है, उसको नहीं क्या चल रही बोला है। था? बंद कर दिया, बंद कर दी। नहीं चल रही है। कुंवर से संजीव जी, लिखवा लिया कि संजीव भैया जी। हम नहीं करेंगे। नहीं करवा रहे। संजीव जी। बस थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। आप सरकार का या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सरकार के लिए आप यहाँ पर जब बोल रहे हैं ना तो जनता सुन रही है और उत्तराखंड की जनता काफी आश्चर्यचकित होगी कि आखिरकार ऐसा वादा हुआ था और हो भी गया हमारे बगल में, कैसे? अचंभित होने वाली बात हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे पंचोली? जितने सवाल यूकेडी और कांग्रेस के साथियों ने पूछा है और संजीव वर्मा जी अपने राजनीतिक हिसाब से उनका जवाब दे रहे हैं कि हो गया। एक चीज़ मुझे पूरा मालूम है कि जो हमारी जो 3 भाषाएं हैं उसके लिए जो स्टडी सेंटर बनना था उसमें कोई ऐसी एक एप्लीकेशन भी कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि मैं थोड़ा लोग फोक पे ज़्यादा काम करता हूँ, उनके साथ उठना बैठना रहता है, तो मुझे सूचना तो मिल ही जाती। खैर हमें वो नहीं बुलाते या जो भी है। तो जो फोक स्टडी जो सेंटर था वो तो अभी तक बना नहीं है और किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ अभी बातचीत भी नहीं हुई है। तो खैर ये तो पेंडिंग चला गया, दूसरा चुनाव आने वाला है। लेकिन हम जब युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को समझने की ज़रूरत है कि जैसे बार बार सत्ताधारी लोग ये कहते हैं, सरकार भी कहती है कि हमने 34,000 युवाओं को नौकरी दी है। अगर हम उस 34,000 नौकरियों को डिवाइड करें कि कैसी नौकरी, तो वो 34,000 में भी वो मुश्किल से 20% नौकरी मानी जाएगी। 34,000 का 20% मान लीजिए आप, कितना है वो माना जाएगा। वो ऐसे कि जैसे उन्होंने किसी एजेंसी को बोला कि तुम्हारी एजेंसी हम जल संस्थान में, जल निगम में, पावर कॉरपोरेशन में, BSNL में, इन तमाम में तुम्हारी ये ट्रांसपोर्ट की एजेंसी को हम ले रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट की एजेंसी में कितने ड्राइवर, कितनी गाड़ियाँ, एक लिस्ट वो आ जाती है। दूसरी लिस्ट है कि कितनी एजेंसियां हैं जो सेलाकुई और पंतनगर में जो है लोगों को, या हरिद्वार में, बादराबाद में लोगों को नौकरी दे रही है। उन एजेंसियों के थ्रू जितने लोग रोजगार मिल रहा है, जिनको रोजगार मतलब दिहाड़ी वाला रोजगार, डेली बेस्ड रोजगार, परमानेंट नहीं, परमानेंट 34,000 का 20% लोगों को परमानेंट नौकरी दी गई है। तो ये हम ये नहीं कहते कि नहीं दी है, लेकिन उसका जो रेशो है ना उस तरह से नहीं, क्योंकि उसमें बहुत घालमेल है, उसको समझने की जरूरत। अभी टाइम, मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत कम है, अभी हम उसको समझा नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि जो इस दौरान देश के अंदर घट रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। अभी आप देश के युवाओं को नहीं समझेंगे, मैंने पहले कहा था कि बैकग्राउंड पे जाने की ज़रूरत नहीं, उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो जो युवा जो अब 2027 में मतदान करेंगे, उन युवाओं की इच्छा क्या है? उनके 2 सवाल हैं, उनके बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। देखो, यूथ का एक सीधा होता है कि अगर वो बगीचा बना रहा है किसी भी फल का, तो उसका सीधा है कि मैं 3 साल तक हड्डियाँ अपनी तोड़ूंगा, यहाँ पे पसीना बहाऊंगा और 3 साल के बाद मेरा ये आउटपुट होगा। वो इधर उधर कुछ नहीं देखता है। उसी तरह वो परीक्षाओं की तैयारी करता है और वो ये भी समझता है कि मैंने परीक्षा सही नहीं दी या ठीक तरीके से मैंने अपने पेपर को सॉर्ट आउट किया है या उसका सॉल्व किया पेपर को, वो ये भी समझता है। लेकिन वो यहाँ पर बहुत आक्रामक हो जाता है कि वो परीक्षा देने के बाद वो जो परीक्षा में उसने जो आंसर सीट उसने तैयार की है, वो आंसर सीट ही गायब हो जाती है या उसके जगह दूसरी आंसर सीट आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो नक्कल हो रही है ना, आपने कानून में ला दिया लेकिन कानून इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? वो जो नक्कल करवाने वाला, क्या मजाल कि एक चपरासी, एक तीसरे नंबर का कर्मचारी, एक प्रोफेसर, एक चाबी रखने वाला जो कॉलेज में चाबी रखता है, उसके हाथ से पेपर कैसे गायब हो जाता है? और मैं आपको बता दूं कि मैं एक एग्जांपल, हमारे उत्तराखंड में एक प्रेस है जो सरकारी प्रेस है, करोड़ों की मशीन है वहां रुड़की में, लेकिन वहां पेपर नहीं छपता है। अगर वहां पेपर छपना शुरू हो जाए तो सारे फंसेंगे, सारी मछलियां
जितनी ये मछलियां हैं, ये जो भ्रष्टाचार की मछलियां, ये सारी फंसेंगे। इसलिए वो पेपर वहां नहीं छपता है, किसी और कंपनी को ठेकेदारी में दी जाती है। वो जो वहां के कर्मचारी बेचारे बैठे हुए ताश खेलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार कब जागेगी? आपके पास रिसोर्स है, आपके पास ढांचागत सारे संसाधन है, तो उसको इस्तेमाल कीजिए। तो ये इस्तेमाल जब होते नहीं, अगर आपने किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया पेपर छापने का, वो तो लीक करेगा ना। उसने 1 करोड़ रुपए तुमसे ले लिया, 1 करोड़ रुपए किसी और से ले लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, अपने संसाधनों का इस्तेमाल होगा, बेहतर तरीके से होगा, तो वो सुविधा भी मिलेगी और वो पारदर्शिता मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी, और एक जिसे कहते हैं ट्रस्ट बिल्डअप होगा। बिल्कुल। और ट्रस्ट एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो चुकी है इस वक्त सरकार और युवाओं और बाकी जनता के बीच एक पुल के रूप में कायम करने की। और चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले युवाओं से जो संवाद हो रहे हैं, चाहे वो छात्रों की गूंज हो या फिर युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम हो, लेकिन सरकारें कोशिश कर रही हैं कि युवाओं तक पहुंचा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम 17 लाख से ज्यादा युवा वोटर्स हैं और उनको लुभाना, उनके हित में योजनाएं लाना, वो एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसको लेकर सरकार काम कर रही है, विपक्ष काम कर रहा है, लेकिन आखिरकार किसके हिस्से में ये लोग युवा वोटर्स जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि ये बड़ा परसेंटेज है। इस पर एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं जल्दी से। क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? 10 सेकंड। उत्तराखंड की बात अब सबके सामने है, आए दिन चर्चा करते हैं, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री जी अगर 2014 में आते हैं, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं, तो 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। 1 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, उल्टा 3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। और किसी ने अपना रोजगार जोड़ दिया, उसको ये बोलते हैं कि हमने स्वरोजगार दे दिया जी। नौकरियों को ये अपने मन से मिटा के स्वरोजगार पे चले जाते हैं। तो नाकाम सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, इनको बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, पैनोली जी 10 सेकंड। देखिए निशी, युवाओं को निश्चित तौर पर रोजगार मिलना चाहिए था। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि सारे लोग सरकारी में आ जाएंगे, क्योंकि सरकार में एक लिमिट होती है, लेकिन जो स्वरोजगार देने का तरीका है और जो स्वरोजगार देने के लिए उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, एमएसएमई के थ्रू, सूक्ष्म उद्योग के थ्रू, स्किल डेवलप के थ्रू, और जितनी भी सारी चीजें उनके हिसाब से उनको रोजगार देना चाहिए था। उस रोजगार में कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है, इसीलिए इनको अब युवा संवाद कराने की नौबत आ रही है। ठीक है, संजीव जी फाइनल कमेंट दे दीजिएगा, 20 सेकंड। निश्चित जी देखिए, चॉइस बिटवीन पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वर्सेस नेगेटिव पॉलिटिक्स और नेगेटिव अप्रोच ऑफ कांग्रेस पार्टी। युद्ध और चॉइस इसके ऊपर होनी है। और भारतीय जनता पार्टी के पास पॉजिटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसी के ऊपर जनता विश्वास कर रही है। और लगातार अभी 2027 का जो चुनाव होना है, 2027 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पर ही लोग विश्वास करने वाले हैं। गड्ढे जो हैं कांग्रेस पार्टी की सोच में है, गड्ढे कांग्रेस पार्टी के दिमाग में है। कांग्रेस पार्टी को अपने दिमाग के गड्ढों को ठीक करना चाहिए। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में गड्ढे हैं और अब आपकी सोच में गड्ढे हैं, उसको भरिए पहले। सड़कों पर है गड्ढे भाई साहब, सड़कों पर। बिल्कुल, वो तो अटल जी जब पहले बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पहले कहा कि हमारे देश में सड़कें नहीं, सड़कों में गड्ढों में ही सड़कें हैं। खैर वो तो अब तक दुरुस्त नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज माहौल पूरे देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर युवाओं के लिए है, युवाओं को इम्प्लीमेंट दिखाना पड़ेगा। चुनाव से पहले दिखाना पड़ेगा कि वो क्या क्या करना चाह रहे हैं और उसका आउटपुट भी दिखाना पड़ेगा। तो जब तक कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं दिखाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि युवाओं को लुभा सकते हैं। ये हो सके युवा बाइकआउट कर दे, फिर वही लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। नहीं, बाइकआउट मतलब बिल्कुल नहीं करेगा युवा। तो ये है, तो उनको बताना पड़ेगा कि हम ये भारतीय जनता पार्टी को देगा, युवा भारतीय जनता पार्टी को देगा। और बाकी राज्य कर्मचारियों पर तो एस्मा लागू हो चुका है। बाकी युवाओं के हक की बात रही तो आके देखते हैं किस तरीके से बात रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिर्फ पैनलिस्ट का, हमारे को कीमती समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम धामी का युवा संवाद कार्यक्रम हुआ, आखिरकार ये कितना माहौल बदलेगा और कांग्रेस की छात्रों की गूंज कहां तक सुनाई देगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।